हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटीएम क्लासेस। एंड हम अपना लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं फॉर द चैप्टर 6 फ्रॉम क्लास 12। एंड इस पार्ट में हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस कैसे चलता है वो पढ़ेंगे, प्लस ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ओपेरॉन्स क्या होते हैं, हमें वो भी देखना है। तो पिछले वीडियोस में हमें ये चीज़ें तो क्लियर हो गई थी कि कैसे आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन या आपका जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो कैसे पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट होता है, या वहाँ क्या लॉजिक्स हैं, वो सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख ली थी। हम लोगों ने एडाप्टर मॉलिक्यूल देख लिया था। अब हमें बेसिकली देखना है कि ट्रांसलेशन होता कैसे है, कहाँ चलता है। देखो, ट्रांसलेशन की जो प्राइमरी साइट है वो कहाँ है? राइबोसोम। ये आपने पढ़ा होगा सेलुलर चैप्टर में, साइटोलॉजी में राइबोसोम होता है, ठीक है। राइबोसोम की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि राइबोसोम में 2 यूनिट्स होती हैं। एक होता है लार्ज सब यूनिट एंड एक आपका होता है स्मॉल सब यूनिट। ये 2 यूनिट्स होती हैं उसमें, लार्ज एंड स्मॉल। प्लस इसके साथ साथ राइबोसोम्स में आपके 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन मौजूद होते हैं। उसके साथ साथ कई सारे स्ट्रक्चरल आरएनएज भी मौजूद होते हैं। ओके, ठीक है। जब आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस चलेगा तो वहां एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पास आपका राइबोजाइम एक एंजाइम है, वो यूज होता है। हाँ, ये टर्म ज्यादातर केसेस में प्रोकैरियोट में ही यूज करते हैं लोग। और जो आपका राइबोसोम है वो इटसेल्फ एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है, एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, और साइट भी यही है राइबोसोम, ठीक है। तो होता क्या है, राइबोसोम आपका बेसिकली 2 यूनिट में डिवाइडेड होता है। एक आपका लार्जर सब यूनिट होता है एंड एक आपका स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। आपका जो लार्जर सब यूनिट होता है उसमें आपके टीआरएनएज मौजूद होते हैं। लार्जर सब यूनिट्स में आपके एडाप्टर मॉलिक्यूल या टीआरएनएज मौजूद होते हैं। एंड जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो अपने आप को अटैच कराता है, या ये बोलो वो काउंटर करता है किससे? एमआरएनए को। तो यहाँ पे इनका एमआरएनए मौजूद होता है। एक एमआरएनए रहता है, मतलब टाइम टाइम पे भाई अब डिपेंड करता है अभी कौन सा एमआरएनए फ्रेशली सिंथेसाइज होकर न्यूक्लियस से आया है। जो आया सिंथेसाइज होके उस एमआरएनए को स्मॉल राइबोसोम पे वो अटैच करेगा एंड उस स्मॉल एमआरएनए की रीडिंग होगी। एंड उसकी रीडिंग के बाद आपको अमीनो एसिड्स की चेन मिलेगी, या ये बोलो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, ये चीज अच्छा क्लियर है। अब हमें देखना है कि एग्जैक्टली ये प्रोसेस चलता कैसे है। जब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था तो हमको ये पता था कि एडाप्टर मॉलिक्यूल हमारा कौन सा है? टीआरएनए है। और टीआरएनए जो होते हैं एक्चुअल में आपका एक टीआरएनए में बहुत सारे टीआरएनए यहाँ मौजूद होंगे, यहाँ बहुत सारे टीआरएनए मौजूद होंगे। हर टीआरएनए का अपना एंटीकोडॉन एंड होगा, सबका अपना अपना अलग अलग एंटीकोडॉन एंड होगा। तो बहुत सारे टीआरएनए मौजूद होंगे, लेकिन एक बहुत स्पेशल टीआरएनए है, और वो स्पेशल टीआरएनए कोई और नहीं बल्कि इनिशिएटर टीआरएनए है। इनिशिएटर टीआरएनए। तो ये जो इनिशिएटर टीआरएनए है ये वो आरएनए है, या ये वो एडाप्टर मॉलिक्यूल है जो इनिशिएट कराता है ट्रांसलेशन प्रोसेस को। ठीक, पहला पॉइंट तो समझ में आ गया कि जो एडाप्टर मॉलिक्यूल है टीआरएनए बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक बहुत स्पेशल कैटेगरी का है, उसे हम बोलते हैं इनिशिएटर टीआरएनए। ये जो इनिशिएटर टीआरएनए है इसका जो एंटीकोडॉन होगा, याद करिए हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो इनिशिएशन कोडॉन होता है वो क्या होता है? AUG होता है। तो इसका एंटीकोडॉन मतलब इसका जस्ट उल्टा, तो ये क्या होना चाहिए? ये होगा आपका UAC। तो ये आपका एंटीकोडॉन एंड होता है, और यही वो टीआरएनए है जो सबसे पहले ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट कराता है, ठीक है। होता क्या है कि ये जो प्रोसेस चल रहा है ट्रांसलेशन, इसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यहाँ उसे एनर्जी चाहिए ही होगी क्योंकि बिना एनर्जी के तो प्रोसेस चलेगा नहीं। पीछे हम लोग ने देख लिया था कि भाई वहां पास जो ट्राइफॉस्फेट्स थे, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, वो खुद ही एज एनर्जी सोर्स एक्ट कर रहे थे, चाहे वो ट्रांसलेशन रहा हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन रहा हो, चाहे वो रेप्लिकेशन रहा हो। यहाँ पास एटीपी की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पास एटीपी यूज होती है। अब होता क्या है, जैसे ही एटीपी मिलती है वैसे ही जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो खुद से एक्साइट कर जाते हैं, और जो एमिनो एसिड होते हैं वो खुद ही क्या करेंगे, जाके टीआरएनए के साथ अटैच कर जाते हैं। और इस स्टेप को कुछ और नहीं बल्कि बोलते हैं एमिनो एसाइलेशन। इसको हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं, क्योंकि अगर सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा।
ये आपको इनिशियल समझ में आ गया ना कि कैसे चला, मतलब क्या साइट है, क्या एंजाइम है, ये सब चीजें। अब हम देखते हैं कि कैसे सीक्वेंस वाइज आपका ये प्रोसेस चलता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, जो स्मॉल सब यूनिट होती है किसकी, राइबोसोम की, वहां पे आ जाता है आपका mRNA। और जैसे mRNA का एनकाउंटर होता है विद स्मॉल सब यूनिट, आपका प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, ट्रांसलेशन स्टार्ट्स। ठीक, अब क्या होगा, अच्छा ठीक है, ये इन्होंने बोला कि जैसे ही यहाँ एनकाउंटर होना है वैसे ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हम करा देंगे ट्रांसलेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमें पता है कि यहाँ एटीपी की जरूरत पड़ेगी, और जैसे ही एटीपी अवेलेबल होती है, जैसे ही एटीपी मिलती है, वैसे ही हो जाता है अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए मतलब जो टीआरएनए होंगे वहां पास आके अमीनो एसिड क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे मान लो ये एक टीआरएनए है, ये दूसरा टीआरएनए है। अभी हम ये नहीं देखेंगे कौन इनिशिएटर है कौन नहीं, फिर हम सिर्फ इसको ऐसा टीआरएनए मतलब कह रहे हैं ये भी टीआरएनए, ये भी टीआरएनए। तो जैसे ही ये टीआरएनए है और यहाँ बहुत सारे अमीनो एसिड्स मौजूद होंगे, तो जो अमीनो एसिड होगा उसको जैसी एटीपी मिली होगी, वो वैसे ही फौरन क्या करेगा, इस टीआरएनए से आकर अटैच कर जाएगा। और इस स्टेप को, ये जो हमारा पहला टीआरएनए है, इस स्टेप को हम इसके लिए बोलेंगे अमीनो एसाइलेशन। यहाँ एटीपी की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से इसके साथ भी हुआ होगा, जैसे ही यहाँ एटीपी अवेलेबल हुई होगी, ये अमीनो एसिड आके इसके साथ अटैच कर गया होगा, और इस टीआरएनए का भी क्या हो गया होगा, अमीनो एसाइलेशन हो गया होगा। तो अब जो ये टीआरएनए है, इनको हम बोलेंगे चार्ज्ड टीआरएनए या अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए या फिर एक्साइटेड टीआरएनए। अब इनको चार्ज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब दो अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए पास पास आते हैं, इस तरह से पास पास आते हैं, तो उनपे जो मौजूदा दो अमीनो एसिड्स मौजूद हैं, वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, तो यहाँ पास जब दो चार्ज टीआरएनए साथ साथ आते हैं, तब आपका पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब देखो होता क्या है, इसको ऐसे समझना कि आपका जो लार्जर सब यूनिट है उसमें दो पोजीशन है, जहां पर दो चार्ज टीआरएनए आपस में पास पास होते हैं, और वहां पास जैसे ही वो एक्साइटेड या चार्ज टीआरएनए पास पास आते हैं, उनके अमीनो एसिड्स आपस में बाइंड कर जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं। अब देखो ये दोनों आपस में क्या हुए, बाइंड कर गए। उसी तरह से कोई दूसरा टीआरएनए आएगा, वो भी चार्ज हुआ रहेगा, अब वो यहाँ आएगा, उसको उसके पास एक दूसरी अमीनो एसिड्स रहेंगी, मान लो थर्ड है, तो ये जो टू वाला जो कि अब वन से बाइंड कर चुका है, तो वो अब थर्ड से भी बाइंड करेगा। तो अल्टीमेटली ये जो चेन है ये बढ़ती चली जाएगी, यहाँ पास आपके अलग अलग एमिनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठेगा कि यहाँ कौन से एमिनो एसिड जुड़ते जाएंगे और कैसे स्टार्ट होगा। देखो सबसे पहले ये होता है कि इनिशिएटर टीआरएनए आता है, आपका एमआरएनए है, सॉरी स्मॉलर सब यूनिट है, एमआरएनए आ गया। ठीक है, एमआरएनए जैसे ही आया, तो आपका मान लो ये जो टीआरएनए है, इस टीआरएनए का ये है एंटीकोडॉन यूएसी, विच मीन्स कि ये आपका इनिशिएटर है। तो जैसे ही एमआरएनए आपका स्मॉल सब यूनिट पर आएगा, तो ये जो इनिशिएटर टीआरएनए है, वो अपने एंटीकोडॉन से यहाँ पास इनिशिएटर कोडॉन्स को रीड करेगा। ये देखिए, ये इनिशिएटर कोडॉन्स को रीड करेगा, और जैसे ही ये इनिशिएटर कोडॉन को रीड करेगा, ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसने यहाँ पास AUG को रीड किया, इसका मतलब यहाँ पास कौन सी एमिनो एसिड आई होगी, मेथियोनिन आई होगी। क्यों, क्योंकि AUG जो होता है वो मेथियोनिन की कोडिंग करता है। उसके बाद ये वाला है, अब ये इनिशिएटर नहीं है, अब इसका अपना कोई भी एंटीकोडॉन हो सकता है। अब इसका एंटीकोडॉन क्या है, AUG है, तो इसने रीड किया UAC एड रीड किया। अब मान लो ये जो है, ये अमीनो एसिड 1 को कोड करता है, तो ये अमीनो एसिड 1 को अपने साथ जोड़ के रखेगा। थर्ड वाला था, वो उसका जो एंटीकोडॉन था वो कुछ और था, उसने इन तीनों को रीड किया, तो वहां पास उसके अकॉर्डिंग मान लो थर्ड अमीनो एसिड आई, और उस तरह से ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाते हुए
चले जाएंगे। हाँ, ये याद रखिएगा कि एट अ टाइम 2 ही टीआरएनएज आते हैं और उनमें मतलब पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड्स के बीच में बनता है। जैसे इसका बन गया, ये हो गया, उसी तरह से कोई दूसरा टीआरएनए आएगा तो इससे बनता चला जाएगा और इस तरह से एक लंबी चेन मिलती चली जाती है। और होता क्या है कि ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम जो है वो यहाँ से लेके ऐसे मूव करते हुए जाता है। ठीक है, एमआरएनए आपका ऐसे ही रहेगा, फ्लैंक्ड रहेगा। यहाँ आपका मान लो ये जो था ये इनिशियल यहाँ था और फिर ये ऐसे ऐसे से मूव करते हुए जा रहा है, रीड करते हुए जा रहा है, एक एक को रीड करते हुए जा रहा है। जैसे ही उसे इनिशिएटर मिला, एयूजी मिला, उसने अपना स्टार्ट कर दिया ट्रांसलेशन प्रोसेस। और फिर उसके बाद क्वेश्चन उठता है कि टर्मिनेट कैसे करेगा। तो टर्मिनेशन का तो हमें पता ही नहीं है कुछ, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि टीआरएनए जो होते हैं अडैप्टर मॉलिक्यूल के, उनके इनिशिएटर होते हैं। इनिशिएटर टीआरएनए होते हैं बट टर्मिनेटर नहीं होते हैं। तो यहाँ बस कुछ एक्सेसरी प्रोटीन्स वगैरह होती हैं जो इस प्रोसेस को रुका देती हैं, मतलब रुक जाता है ये प्रोसेस। अभी एक्चुअल में हम लोग ओपेरॉन जब पढ़ेंगे तो आपस ये चीज और क्लियर हो जाएगी। तो ये प्रोसेस चलते हुए एक टाइम आएगा कि इसे रोकना है, तो वहां पास टर्मिनेशन भी हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ कहीं टर्मिनेट कर गया, ठीक है। तो यहाँ बस पहले तो इनिशिएशन हो गया, फिर क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेशन होगा। और जब टर्मिनेट कर जाएगा तो टर्मिनेशन के बाद क्या होगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाएगी, ये एमआरएनए अलग हो जाएगा और ये राइबोसोम फिर से इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा। अभी ये एक्टिव स्टेट में है, वापस से इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा। जब टर्मिनेशन हो जाएगा तब आपको देखने में ये मिलेगा कि आपको यूटीआर रीजन्स मिलेंगे। यूटीआर क्या होते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन्स। क्या होते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन्स। ये वो रीजन्स होते हैं जो दोनों ही जगह होते हैं, 5 प्राइम पे भी होते हैं और 3 प्राइम पे भी होते हैं। मतलब स्टार्ट पे भी होते हैं, प्रमोटर से पहले भी होते हैं और टर्मिनेटर के बाद भी होते हैं। तो ये वो रीजन्स होते हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता है। जैसे मान लो यहाँ से आपका राइबोसोम रीड करते हुए जा रहा था, रीड करते हुए जा रहा था, इसको कहीं इनिशिएटर मिला ही नहीं, फिर इसको यहाँ कहीं मिला तो यहीं से ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ होगा। तो ये जो रीजन है ये क्या हो गया आपके? यूटीआर हो गया। उसी तरह से मान लो यहाँ कहीं टर्मिनेट कर गया, जब यहाँ टर्मिनेट कर गया तो इसके बाद के जितने भी हैं वो आपके ट्रांसलेट नहीं कर पाए, तो ये वाला भी क्या हो गया आपका? यूटीआर हो गया, अनट्रांसलेटेड रीजन। दोनों ही एंड पर यूटीआर मौजूद होते हैं। तो ये था आपका ट्रांसलेशन का प्रोसेस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इतना टफ ये नहीं था। थोड़ा सा बस यहाँ पास जो दिक्कत आती थी वो कि कैसे आपका जो एडाप्टर मॉलिक्यूल है वो रीड कर रहा होगा और कैसे ये अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते चले गए होंगे। मैंने उसे बता दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप एक बार बुक को रीड करना, इस वीडियो को फिर से देखना, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। बट स्टिल अगर डाउट परसिस्ट करता है देन यू आर फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है कि जीन एक्सप्रेशन कैसे कंट्रोल्ड होता है, या क्या क्या पॉइंट्स हैं जहां जीन एक्सप्रेशन में ऑल्टरेशन आ सकता है। अब हमको देखना है कि जीन एक्सप्रेशन कैसे कंट्रोल होता है। देखो, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो क्या है? डीएनए से डीएनए बनना, फिर डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना। तो ये जो प्रोसेसेस हैं, ये जो स्टेप्स थे, इन स्टेप किसी स्टेप में अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट, उससे पहले आप एक छोटा सा ये देख लो कि जीन एक्सप्रेशन को किस किस लेवल पे कंट्रोल किया जाता है। तो पहला आपका जो है वो है ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ट्रांसक्रिप्शन लेवल मतलब जब आपका डीएनए से आरएनए बन रहा होगा तो उस पे अगर कोई चेंज आया, कोई अल्टरेशन आया, कहीं मान लो मशीनरी फेल कर गई, कहीं एंजाइम ने सही से रीडिंग नहीं की, उसकी एक्यूरेसी फेल कर गई, उसका स्पीड स्लो हो गया या स्पीड ज्यादा हो गया, तो जीन एक्सप्रेशन में अल्टरेशन हो जाएगा। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन लेवल है। दूसरा है आपका प्रोसेसिंग लेवल। प्रोसेसिंग लेवल वही स्प्लाइसिंग, टेलिंग, कैपिंग, रिमूवल ऑफ
सॉरी इंट्रॉन्स। तो ये जो प्रोसेसिंग लेवल थे जिसमें हम HNRNA से MNRNA बनाते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल में हम क्या करते हैं, DNA से RNA का फॉर्मेशन करते हैं। एंड इसमें क्या होता है, HNRNA से जो कि हेट्रोन्यूक्लियर RNA है, हमें mRNA मैसेंजर RNA मिलता है। ये भी हो सकता है। या फिर आपका एक और पॉइंट है, और उस पॉइंट को बोला जाता है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA। क्योंकि हमें पता है कि यूकैरियोट्स से, क्योंकि हम ब्रॉड लेवल पे यूकैरियोट पे बात कर रहे हैं, कि अगर यूकैरियोट्स की बात की जाए तो उनके न्यूक्लियस के अंदर DNA से RNA बना और HNRNA से MNRNA बना। अब उस MNRNA को यहाँ से यहाँ आना होगा, साइटोप्लाज्मा में आना होगा। जब वो साइटोप्लाज्मा में आएगा तब वो कहीं राइबोसोम को पाएगा और तब प्रोटीन की प्रोसेस चलेगी। तो ये वाला जो स्टेप है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA, अगर इसमें भी कोई अल्टरेशन आ जाता है, मान लो mRNA बंद तो गया लेकिन वो यहाँ से यहाँ आया ही नहीं, तो भी दिक्कत हो जाएगी। और लास्ट एक आपका है वो है ट्रांसलेशन लेवल। ट्रांसलेशन लेवल दैट इज कि जब RNA से प्रोटीन आपका बन रहा होगा, तो उस लेवल पे अगर आप कुछ चेंज लेकर आते हो तो वहां पे क्या होगा, अगर कुछ और भी अल्टरेशन हुआ तो अल्टीमेटली आपका जीन एक्सप्रेशन में अल्टरेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये 4 बेसिक प्राइम लेवल्स हैं जिनमें जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता, मतलब कंट्रोल इन द सेंस जिस लेवल पे जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल होते हैं, इनमें अगर ये सब स्मूथली चले तो जीन एक्सप्रेशन स्मूथ हो जाएगा, मतलब स्मूथ इन द सेंस कि कोई अल्टरेशन नहीं है, कोई म्यूटेशन नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है। अगर इनमें से किसी भी एक में कुछ भी प्रॉब्लम आई, इसमें किसी में एक में भी एंजाइम फेल कर गई या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम आई, तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, इससे हमारा जो जीन एक्सप्रेशन है वो इफेक्ट करेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉब्लम मतलब निगेटिव वे में हम उसको लें। यहाँ पास हमारी जो अपनी बॉडी है, हमारी जो अपनी मैकेनिज्म है बॉडी की, वो अपने आप को खुद रेगुलेट करती रहती है, वहां पास अपने आप से ये रेगुलेशन चलता रहता है। जैसे आप इसको ऐसे समझो, जब हम लोग फास्ट करते हैं, तो हम लोग की जो फास्टिंग होती है, तो इनिशियली जो हमारी बॉडी होती है वो क्या डाइजेस्ट करती है, मौजूदा कार्बोहाइड्रेट्स को। जब कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाते हैं तो वो उन फैट्स को कंज्यूम करती है। लेकिन हमारा जो फास्ट होता है वो बहुत लॉन्ग तो होता नहीं है, तो वो फैट तक ही चलता है, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी बॉडी इस टाइम इस लेवल पे है, ऐसे लेवल पे काम कर रही है कि उसे क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट को खाना है, फिर फैट को खाना है, उसको प्रोटीन को टच भी नहीं करना है, उसका कुछ नहीं करना है उसे, ठीक है। लेकिन जब आप जैसे लोग अनशन वगैरह में बैठ जाते हैं, तो लगातार अगर आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग कर रहे हो, या मान लो आपको खाना वाना नहीं मिल रहा है, किसी डिजर्ट एरिया में फंस गए, आपके पास सिर्फ पानी और कुछ नहीं है, तो तब क्या होता है, तो आपका जो बॉडी है वो अपने आप को उस तरह से एडजस्ट करता है कि पहले आपके मौजूद कार्बोहाइड्रेट को वो खा लेगा, उसके बाद उसे एनर्जी और चाहिए, तब वो आपके फैट को भी धीरे 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 सारे खत्म कर देगा। और उसके बाद अगर उसको फैट सारा खत्म हो गया तो वो अल्टीमेटली प्रोटीन को भी लेना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए जब प्रोटीन इंटेक अगर बॉडी मतलब प्रोटीन इंटेक इन द सेंस कि प्रोटीन का जब रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है या प्रोटीन यूज होने लग जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, तब इंसान बहुत वीक हो जाता है एंड अल्टीमेटली उसकी डेथ भी हो सकती है। तो बॉडी ने अपने आप को क्या किया, एडजस्ट करके रखा है ना कि उसको किस लेवल पे कितना करना है। और हमें तो ये पता है कि हमारी बॉडी का हर एक चीज, हर एक काम कौन कहाँ किस लेवल पे है, जीन लेवल पे ही काम हो रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा जीन कैसा है, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, और ये जो हमारी मशीनरीज हैं या जो हमारी जो लेवल्स हैं, ये सब कैसे चल रहे हैं, ये सब मिल के तय करते हैं कि फाइनल फिनोटाइप कैसा होगा या फाइनल एक्सप्रेशन कैसा होने वाला है। इसके लिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल हम उसे देखते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का। इकोलाई बैक्टीरिया में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होती है और उसका फंक्शन है कि वो लैक्टोज को कन्वर्ट करे किसमें, उनके मोनोमर में, दैट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। इकोलाई बैक्टीरिया का ये एग्जाम्पल है। इनमें क्या होता है, लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने के लिए, उसके मोनोमर में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में
कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज होती है वो होती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, तो ये एंजाइम जब जब मौजूद रहेगी तो लैक्टोज आपका कन्वर्ट होकर चल जाएगा किसमें, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है भाई, काम बढ़िया चल रहा है। इस इकोलाई बैक्टीरिया को हमने एक ऐसे कल्चर मीडिया में रखा है जहाँ लैक्टोज मौजूद है, तो ये इकोलाई बैक्टीरिया इस लैक्टोज को खाता रहेगा, कंज्यूम करता रहेगा, और ये लैक्टोज को बीटा गैलेक्टोसाइडेज लगातार इनमें कन्वर्ट करती रहेगी, इसको एनर्जी मिलती रहेगी, लाइफ स्मूथ है, सब कुछ सेट है। अब हमने क्या किया भाई, हटाओ लैक्टोज नहीं देंगे हम, खत्म। अब जब लैक्टोज खत्म, हमने इकोलाई बैक्टीरिया को लैक्टोज देना बंद कर दिया, तो अब क्या होने वाला है, देखो अब जब लैक्टोज है ही नहीं तो इसका काम क्या था, लैक्टोज को इसमें कन्वर्ट करना। अब जब यहाँ लैक्टोज ही नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है उसका क्या काम, उसका कोई काम ही नहीं है। तो अल्टीमेटली जो इकोलाई बैक्टीरिया का अंदर का जो भी जेनेटिक मशीनरी है, जो भी मशीन्स हैं, वो क्या कहेंगे, भैया इनको बनाना बंद करो। इनको बनाना इसलिए बंद करो क्योंकि बॉडी में जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं सब भाई, सबको एटीपी चाहिए, सबको एनर्जी चाहिए। यहाँ बस लैक्टोज है नहीं, लैक्टोज को इसको कन्वर्ट इसमें करना नहीं है, जब इसको कन्वर्ट करना नहीं है तो इसको कोई और काम है नहीं, तो इसको भाई बनाना बंद कर दो। तो अल्टीमेटली इकोलाई बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मशीनरी होगी वो क्या बोलेगी, हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन तब तक नहीं करेंगे जब तक लैक्टोज नहीं आता। तो देखो, एक तरह से इन्वायरमेंटल इफेक्ट ने इकोलाई बैक्टीरिया का जो भी जेनेटिक मशीनरी थी उसको कंट्रोल किया। तो यही चीज मैं बता रही थी कि जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है जीन्स का, या जो फाइनल फेनोटाइप है, वो सिर्फ जीन नहीं बल्कि जीन भी है, जीन के साथ साथ हमारा हार्मोनल कंट्रोल वगैरह भी है, और इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी होता है। ये सारी चीजें मिल के फाइनल डिसाइड करती है कि जीन अपने आप को कैसा एक्सप्रेस करेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अब मैं सारे एग्जाम्पल्स को नहीं यहाँ करूंगी क्योंकि हम वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अदरवाइज स्किन कलर है, हेयर टेक्सचर है, ये सब चीजें भी आपके जीन एक्सप्रेशन को मतलब समझाने के लिए अच्छा है। बट फिलहाल आई होप कि आपको इससे और वो जो मैंने फास्टिंग वाला एग्जाम्पल दिया उससे आपको क्लियर हो गया होगा। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ज्यादातर प्रोकैरियोट्स में ये जो जीन एक्सप्रेशन का कंट्रोल है वो ट्रांसलेशन लेवल पे ही रहता है। ट्रांसलेशन लेवल मतलब एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो ये जो लेवल है इसी लेवल पे ज्यादातर केसेस में उनमें जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल वो लोग करते हैं, यही कहीं अल्टरेशन वगैरह आता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो प्रमोटर एंड होता है, जैसे मान लो ये तुम्हारा प्रमोटर एंड है और ये आपका टर्मिनेटर एंड है, तो इस प्रमोटर एंड के पास में कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो है इनका दोनों फंक्शन हो सकता है ये अच्छे भी हो सकता है ये बुरे भी हो। तो ये हो सकता है जो प्रोसेस है या जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है या जिस भी प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, तो वो उस प्रोसेस को प्रमोट भी करा सकते हैं। तो जब ये प्रमोट कराएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रमोटर्स बोलने लग जाएंगे, और हो सकता है सॉरी एक्टिवेटर्स बोलते हैं। और अगर वो एंटी होंगे मतलब उस प्रोसेस क्या होते हैं वो और क्लियर हो जाएगा। लैक ओपेरॉन बैक्टीरिया में हमको देखना है, मतलब प्रोकैरियोट्स में देखना होता है, ट्रांसलेशनल लेवल पे है ये। फ्रांसिस जैकोब एंड जैक मोनो जिन्होंने ये प्रपोज किया था, डिस्कवर किया था, पूरा उसका मशीनरी एंजाइम सीखी थी। इसमें बेसिकली 3 जीन्स होते हैं, मतलब कैटेगरी में बता रही हूँ। तो एक है आपका आई जीन, इसे हम रेगुलेटरी जीन बोलते हैं। देखो याद करो पीछे जब हम लोग ने पढ़ा था तो हम लोगों ने ये देखा था कि अभी ओप्रोन्स में कुछ रेगुलेटरी एंजाइम्स वगैरह सॉरी प्रोटीन्स होते हैं या आपके जीन्स होते हैं जो उस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव वे में करें चाहे वो निगेटिव वे में करें। तो यहाँ पर जो रेगुलेटरी जीन है वो क्या है, आई जीन है, और ये इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है, याद रखिएगा। आई हियर आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर एक्टिविटी। 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जेड वाई एंड ए। जो जेड होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है या बनाता है, वाई जो होता है वो परमिएज को बनाता है, एंड ए जो होता है वो ट्रांस एसिटिलेज को बनाता है। और यहाँ जो लैक्टोज होते हैं वो ऐड करते हैं एज एन इंड्यूसर। अगर हम ये बनाकर देखें एक स्ट्रक्चरल जीन पूरा मतलब इस तरह से, तो उसमें आप ये दिखाओगे कि यहाँ पास ये जो है आपका आई जो है ये है आपका रेगुलेटरी जीन, जैसे जीन आई जो है रेगुलेटरी जीन इनहिबिटर ये है, एंड ये आपका क्या है, ओपेरॉन है। ठीक है, ऑपरेटर है, ये ओपेरॉन है, और ये जेड वाई ये आपके स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। इनिशियली क्या होता है, जब तक कोई इंड्यूसर मौजूद नहीं होता है, कोई इंड्यूसर मौजूद
नहीं है, मतलब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, तो जो ये आपका इनहिबिटरी एंजाइम है, सॉरी जीन है, या आपका रेगुलेटरी जीन है जो कि इनहिबिटर होता है, तो वो क्या करेगा, जीन से हमारा क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। तो यहाँ एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है और ये एमआरएनए क्या करता है, अपना प्रोटीन बनाएगा। और ये प्रोटीन कैसा है, इनहिबिटरी प्रोटीन है, और ये प्रोटीन जाके कहाँ जुड़ जाता है, इस ओपेरॉन के ऊपर जुड़ जाता है। और ये ओपेरॉन पे जैसे ही जुड़ता है वैसे ही जो स्ट्रक्चर जीन है, दैट इज जेड वाई एंड ए, ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते। इनकी एक्टिविटी क्या है, जेड को क्या करना होता है, बीटा गैल्क्टोसाइडेज बनाना होता है, ये एंजाइम का फॉर्म करना होता है। वाई का होता है परमिएस। परमिएस मतलब परमिएस एक एंजाइम है जिससे क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका बैक्टीरिया इकोलाई है और यहाँ आपका ये मीडियम है, इस मीडियम में आपके लैक्टोज मौजूद हैं, तो ये लैक्टोज यहाँ से यहाँ और अच्छे तरीके से आ सकेंगे जब इस सेल की परमिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो उस परमिबिलिटी को बढ़ाने के लिए कौन सी एंजाइम होती है, वो होती है परमिएस, और उसको कौन कोड करता है, जेड सॉरी वाई। और ट्रांस एसिटिलेज वो होते हैं जो ट्रांसलेशन करवाते हैं, जो भी ट्रांसलेशन प्रोसेस करवाएंगे। तो ये तो हो गया जब इंड्यूसर नहीं था, मतलब कि लैक्टोज नहीं था, तो लगातार इनहिबिटरी एंजाइम जो है वो एमआरएनए बनाएगा, इनहिबिटरी प्रोटीन बनेगा और वो को ब्लॉक करके रखेगा। बट जैसे ही एक इंड्यूसर आ जाता है तो ये प्रोसेस रुक जाता है। कैसे, जैसे ही एक इंड्यूसर आता है वैसे ही वो इंड्यूसर क्या करता है, इंड्यूसर जो कि यहाँ पास क्या है आपका लैक्टोज है, वो इस इनहिबिटरी प्रोटीन को ही बाइंड कर देता है। और जब वो इस इनहिबिटरी प्रोटीन को बाइंड कर देता है तो आपका ओपेरॉन फ्री है। अब ओपेरॉन आपका फ्री है तो ये प्रोसेस आपका चलेगा, ट्रांसलेशन लेवल चलेगा, दैट इज जो Z होगा वो आपका बीटा गैल्क्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा, Y जो होगा वो क्या करेगा, उनकी परमेबिलिटी को बढ़ाता जाएगा, और A जो होगा वो ट्रांसलेशन प्रोसेस कराएगा और यहाँ पर उनके फंक्शनल mRNA बन जाएंगे, जिससे क्या होगा, उनका लैक्टोज से गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज का कन्वर्शन पॉसिबल हो पाएगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था लैक ओपेरॉन, जिससे हमें ओपेरॉन है क्या एक्चुअल में, वो कैसे एक्ट करता है, वो पूरा हमें समझ में आया। वैसे तो बहुत सारे हैं बट हमें अपने सिलेबस के हिसाब से ही देखना है, तो हमारे सिलेबस में तो एक ही है लैक ओपेरॉन, जिसको हमने देख लिया। आप इसमें देख रहे हो कि जो रेगुलेटरी जीन है वो क्या है, इनहिबिटर है, तो आप ये बोल सकते हो कि ये ओपेरॉन कैसा है, इनहिबिटर ओपेरॉन है, ओपेरॉन। या यहाँ पर जैसे आप निगेटिव ओपेरॉन भी बोल सकते हो, निगेटिव ओपेरॉन सिस्टम, क्योंकि यहाँ जो रेगुलेटरी एंजाइम है वो इनहिबिटर प्रोटीन बना रहा है। अगर ये प्रमोटर बनाता या एक्टिवेटर बनाता तब इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव ओपेरॉन। ओके, सो आपका जो चैप्टर 6 है उसका पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब आप बोलोगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मैंने नहीं बताया, वो भी है, उसको आप पढ़ो, लेकिन वो ऐसी चीजें हैं जिनको आप रीड करोगे खुद ही समझ में आ जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा लॉजिकल आपको नहीं सोचना है। मतलब आप उसे जरूर पढ़ो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप उसे जरूर पढ़ो, बट वो बहुत ज्यादा उतना नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, कि आपको किसी की जरूरत पड़ेगी। सो आई डोंट थिंक सो। हाँ, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है उन सारी चीजों को हम लोग ने यहाँ डिस्कस कर लिया है, तो ऑफिशियली आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपने लास्ट सारी वीडियोस देखी होंगी और ये वीडियो भी आपने पूरी देख ली है, एंड आपका चैप्टर मेरे साथ ही कंप्लीट हो गया होगा। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।